इस लेक्चर में हम क्या करेंगे, CA65 में हम पावर इन थ्री फेज सिस्टम से रिलेटेड एक प्रॉब्लम, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। जबकि पावर इन थ्री फेज सिस्टम्स के न्यूमेरिकल फार्मूलाज वो हमने CA64 यानी लास्ट लेक्चर में पढ़े हैं। तो जनाब अब हमारे पास एक लोड है और ये आपको नज़र आ रहा है, ये डेल्टा कनेक्टेड लोड है या वाई कनेक्टेड है? कौन बताएगा? कोई बता दे। सर डेल्टा है। हाँ डेल्टा कनेक्टेड है, बिल्कुल ठीक है। इस डेल्टा कनेक्टेड लोड में कुछ क्वांटिटीज गिवन है। ये VAB लाइन वोल्टेज गिवन है 208 एट एन एंगल ऑफ 0, और आपको पता है कि ये लाइन वोल्टेज होता है, मैंने यहाँ लिख भी दिया है कि ये लाइन वोल्टेज है। और इसके अलावा ये गिवन है कि इस लोड में जो टोटल पावर कंज्यूम हो रही है वो 1200 वॉट है। अच्छा, जब हम कहते हैं ना टोटल पावर कंज्यूम हो रही है 1200 वॉट, तो ये वो वाला PT है जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। जब बच्चे ने पूछा था ना कि सिंगल फेज पावर है या 3 फेज पावर है, P सब T हमने किस पावर को कहा है? टोटल पावर, जो तीनों C डेल्टास में तीनों फेजेस में डिसिपेट हो रही है, टोटल पावर। सब T का मतलब है टोटल पावर। टोटल पावर आमतौर पे जब हम डेल्टा कनेक्टेड या वाई कनेक्टेड लोड का जिक्र करते हैं ना कि ये लोड है, ये डेल्टा कनेक्टेड है, तो हम कहते हैं जी ये 1200 वॉट का लोड है। इसका मतलब ये नहीं होता कि उसका एक फेज 1200 वॉट का है, इसका मतलब ये होता है कि सारी पावर, टोटल पावर 1200 वॉट है। ठीक है ना? तो और इसका पावर फैक्टर है 0.93 लैगिंग, यानी ये एक इंडक्टिव लोड है। इंडक्टिव लोड हो तो पावर फैक्टर आपको पता है लैगिंग होता है, और अगर कैपेसिटिव लोड हो तो पावर फैक्टर लीडिंग होता है। अच्छा जी, हमें क्या फाइंड करना है? लाइन करंट। ये लाइन करंट फाइंड करना है। आपको पता है लाइन करंट यहाँ आता है, यहाँ के डिवाइड हो जाता है, ये फेस करंट बन जाता है, फेस करंट बन जाता है। ये लाइन करंट है। ये लाइन करंट हमें फाइंड करना है जो कि IA है इस केस में, और हमें Z डेल्टा भी फाइंड करना है। Z डेल्टा हमें नहीं पता, ये 3 Z डेल्टा लगे हुए हैं, ये हमें फाइंड करना है। जबकि गिवन है टोटल पावर इन द लोड 1200 वॉट और पावर फैक्टर गिवन है 0.93 लगे। अब हमने क्या करना है? हमें ये देखें, ये मैंने ये लिखा हुआ है CA64 से हमने, ये जो लास्ट लेक्चर था हमारा जो हमने अभी ख़त्म किया है, उस लेक्चर से हमने ये पढ़ा हुआ है कि टोटल पावर है √3 VL IL cosecant ऑफ थीटा। ठीक है, और अगर ये फेज क्वांटिटीज हैं तो ये 3 से मल्टीप्लाई होता है। ये हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा हुआ है, जो मैंने बॉक्स में बंद किया था, डिफरेंट कलर्स के बॉक्सेस में बंद किए थे एक्सप्रेशंस। तो ये टोटल पावर हमारे पास 1200 वॉट है, ये मैंने यहाँ लिख दी है, ये 1200 मैंने यहाँ लिख दी है, और उसके बाद ये 1200 यहाँ लिख दी है, और उसके बाद हमारे पास है √3, और फिर है 208 लाइन वोल्टेज। ये लाइन वोल्टेज हमें गिवन है ऊपर 208 एट एन एंगल ऑफ 0। आपको पता है यहाँ पर आप सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखते हैं, IL का मैग्नीट्यूड लिखते हैं, वो हमें नहीं पता, वो तो हमें फाइंड करना है IL। और कॉसिकेंट ऑफ थीटा, कॉसिकेंट ऑफ थीटा आपको पता है पावर फैक्टर होता है, कॉसिकेंट ऑफ थीटा पावर फैक्टर होता है। तो पावर फैक्टर 0.93 गिवन है, इस टाइम ने इसको यहाँ पर 0.93 लिख दिया। तो IL हो गया 1200 डिवाइडेड बाय ये √3, ये 208 नीचे चला गया, यानी इस इक्वेशन के अंदर सिर्फ एक ही अननोन है IL। तो IL आप स्ट्रेट अवे फाइंड कर लेंगे 3.58 एम्पियर्स, यानी वो एक अननोन हमें पता लग गया IL। एक सिंपल पावर की, 3 फेज पावर की इक्वेशन में हमने क्वांटिटीज पुट कर दी हैं, सारी क्वांटिटीज हमें पता थी एक्सेप्ट IL। तो सॉल्व करके IL कंप्यूट कर लिया, तो IL का मैग्नीट्यूड हो गया 3.58 एम्पियर्स। अच्छा, अब आपको पता है कि Z डेल्टा क्या होता है? अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ, यहाँ पर किसी एक Z डेल्टा में के क्रॉस से वोल्टेज होगा वो एक लाइन वोल्टेज है, ये गिवन है 208। आपने IL आपने पता किया है, अगर IL का मैग्नीट्यूड आपको पता है तो I फेज भी आपको पता लग जाएगा, √3 से डिवाइड करेंगे तो I फेज पता लग जाएगा। तो अगर हम इस वोल्टेज VAB को I फेज से डिवाइड करते हैं तो Z डेल्टा पता लग जाता है। अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ V इज इक्वल टू I टाइम्स इम्पीडेंस। ठीक है, तो I फेज कैसे कंप्यूट कर सकते हैं? I लाइन आपको पता है, I लाइन को √3 से डिवाइड कर दें, I फेज पता लग जाएगा। तो Z डेल्टा होगा VL मैग्नीट्यूड ऑफ VL डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ फेज करंट। फेज करंट आपको पता है कि लाइन करंट डिवाइड बाय √3 है, ये मैग्नीट्यूड्स हैं सारे। तो Z डेल्टा
101 हो गया। ठीक है, जी डेल्टा का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, जी डेल्टा का एंगल भी फाइंड कर सकते हैं। एंगल ऑफ जी डेल्टा वही होगा जो पावर फैक्टर का। उसकी रीज़न ये है कि ये एंगल जीरो है, तो जो करंट का एंगल होगा वही सी का एंगल होगा, क्योंकि ये एंगल जीरो है ना, वी डिवाइडेड बाई सी, तो सी का एंगल वही होगा जो करंट का एंगल होगा। तो सी डेल्टा होगा 101 एट एन एंगल ऑफ 20। और सर अगर वो वोल्टेज जो है उसका अगर एंगल जीरो ना होता फिर इन दोनों का डिफरेंस होता, इन दोनों के डिफरेंस का कॉसिकेंट, अगर वो जीरो ना होता तो फिर इन दोनों के, फिर हम वी एल एट एन एंगल ऑफ, फिर जी डेल्टा ये होता, जी डेल्टा इज इक्वल टू 208, 208 है, वी 208 ही है ना, 208 हाँ जी। एट एन एंगल ऑफ, सपोज कर लें वो कोई थीटा होता, ठीक है, और ये होता, और आई था 3.58 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3, आई फेज ऐसी था ना, 3.58 लाइन करंट था डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3, ये फेज करंट बन गया एट एन एंगल ऑफ 5। फिर हम इसका एंगल फाइंड करते, ठीक है, 5 का एंगल फाइंड करते, तो नहीं, बल्कि नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है, और असल में इसकी ज़रूरत नहीं है इसकी ज़रूरत, इसकी रीज़न ये है, सॉरी, इसकी ज़रूरत नहीं है, उसकी रीज़न ये होती है कि ये जो पावर फैक्टर होता है ना, पावर फैक्टर ऑफ लोड का मतलब क्या होता है, कहीं भी पावर फैक्टर ऑफ लोड गिवन हो, यानी इसका पावर फैक्टर 0.93 है, इसका मतलब ये होता है कि इसके थ्रू जो कॉसिकेंट है, जो थीटा वी है और जो माइनस थीटा आई है, इन दोनों के दरमियान में जो डिफरेंस है उसका कॉसिकेंट वो पावर फैक्टर होता है। अगर आपको पावर फैक्टर गिवन है ना, इसका मतलब ये है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि अगर आप उसको इन्वर्स कर दें, 0.93 को इन्वर्स करते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ, ये पावर फैक्टर है, तो इसका मतलब ये हुआ कि थीटा वी माइनस थीटा आई, यानी इस लोड में के क्रॉस वोल्टेज और इसके थ्रू फ्लोइंग करंट के दरमियान में जो डिफरेंस ऑफ एंगल है वो हो गया इन्वर्स कॉसिकेंट ऑफ, इन्वर्स कॉसिकेंट ऑफ पावर फैक्टर। अगर आपको पावर फैक्टर गिवन है, अगर आपको पावर फैक्टर गिवन है तो थीटा वी माइनस थीटा आई कॉसिकेंट ऑफ, इन्वर्स कॉसिकेंट ऑफ पावर फैक्टर हो जाएगा, ठीक है। अब अगर आप ये जो थीटा वी माइनस थीटा आई है और यही जो एंगल है, यही जी डेल्टा का एंगल होगा, क्योंकि जी डेल्टा का एंगल थीटा वी माइनस थीटा आई होता है, क्योंकि जी डेल्टा कंप्यूट करने के लिए आपको वी एल को डिवाइड बाई आई फेस करना पड़ता है, यानी एक वोल्टेज न्यूमिनेटर में होता है और करंट डिनोमिनेटर में होता है, तो एंगल बन गया थीटा वी माइनस थीटा आई। तो जो भी इन दोनों का डिफरेंस है वही लोड का, वही लोड का एंगल होगा, लोड का एंगल होगा, ये लोड का एंगल है, सी का एंगल ये है, थीटा वी माइनस थीटा है, ठीक है। अच्छा, अब थीटा वी हमें पता है कि जीरो है, ठीक है, ये पता है हमें थीटा वी जीरो है, तो अगर इसको ज़ीरो पुट कर देंगे यहाँ पर, या अगर ये आपका क्वेश्चन ये कि ज़ीरो ना होता, अगर ये कुछ और होता, फॉर एग्जांपल ये 20 होता, तो हम इसको 20 पुट कर देते, ठीक है, जो भी होता है हम इसे पुट कर देते, तो थीटा आई क्या बन जाता, थीटा आई जो करंट का एंगल है वो बन जाता है कॉसिकेंट इनवर्स ऑफ पावर फैक्टर,
थीटा आई, और अगर इसको इधर ले जाएंगे तो ये माइनस हो जाता और ये प्लस हो जाता, प्लस थीटा बी। ठीक है, थीटा बी तो हमें गिवन होना ही था ना, वोल्टेज तो हमें गिवन ही है, तो वोल्टेज एंगल भी गिवन होना था, तो थीटा आई ऐसे फाइंड कर सकते हैं। इनवर्स कॉसिकेंट ऑफ पावर फैक्टर को माइनस कर देंगे थीटा बी में से, जो आंसर आ जाता वो थीटा आई होता, और थीटा बी माइनस थीटा आई लोड का एंगल होता है, क्योंकि जी होता है, जी डेल्टा होता है वोल्टेज एट एन एंगल ऑफ थीटा बी डिवाइडेड बाय करंट एट एन एंगल ऑफ थीटा आई। जब उनको डिवाइड करते हैं, दो नंबर्स को डिवाइड करते हैं, तो वी और आई डिवाइड हो जाते हैं और ये दोनों सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं, तो जी का एंगल हमेशा थीटा बी माइनस थीटा आई होता है। अगर थीटा आई नहीं पता आपको तो थीटा आई ऐसे कंप्यूट हो सकता है। थीटा बी हमेशा पता होगा बिकॉज वोल्टेज पता है और पावर फैक्टर भी पता होता है, तो इन्वर्स कॉसेकेंट ऑफ पावर फैक्टर करके उसको माइनस कर दें थीटा बी में से, तो थीटा आई पता लग जाता है। तो जो एंगल ऑफ जी डेल्टा होगा वो हमेशा थीटा बी माइनस थीटा आई होता है। इसको ऐसे लिख सकते हैं, इस वी ओवर आई एट एन एंगल ऑफ थीटा बी माइनस थीटा। जी का एंगल हमेशा थीटा बी माइनस थीटा आई होता है। ठीक है, समझ आ गई? नीरज इब्राहिम खान। जी सर, आ गए समझ। हाँ जी चलो सर, ठीक है। ठीक हो गया, अब नेक्स्ट